हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन टीचिंग स्कूल चैनल पर। और जैसा कि आपको पता होगा, आज थंबनेल से ही देखा होगा और कल की क्लास से भी आपको पता चल गया होगा कि आज हम जिस चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है भारत का प्राकृतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन पार्ट 2। कल भी इसी चैप्टर की हमने चर्चा कराई थी, लेकिन ये चैप्टर कल आधा हो पाया था और आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि पूरा चैप्टर हो, है ना। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए। और जो स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं उनका हार्दिक स्वागत है। फटाफट से आइए जल्दी। निशु मेहरा जी, नीलम यादव जी, धनंजय कुमार जी, गुड्डी यादव जी, ज्योति पटेल जी, नीरज पंडित जी, प्रशांत गुप्ता जी, मधु सिंह जी, सबका क्लास में स्वागत है। विनय सर, विनय गुर्जर जी, आपका भी क्लास में स्वागत है। रवि शर्मा जी, स्वागत है आपका। सभी जितने भी, जल्दी से जल्दी एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके जो भी साथी रह गए हैं वो भी जल्दी से जल्दी क्लास को अटेंड करने आ जाएं, जिससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले ही वो जुड़ जाए। जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए, फिर तुरंत हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सभी लोगों का स्वागत है ना। चलते हैं। देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे हिमालय पर्वत की श्रेणियों की, और कल हमने चर्चा की थी कि हिमालय पर्वत 4 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बनता है। कितनी श्रेणियों से मिलकर बनता है? 4 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बनता है। सही, 4 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बनना है हिमालय पर्वत। और उस पर 2 श्रेणियों की कल चर्चा हुई थी, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय की कल हमने चर्चा की थी। और उसके बाद आज हमको चर्चा करनी है मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय की, अर्थात जो 2 समानांतर श्रेणियां हिमालय पर्वत की बची उन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक करके चर्चा करेंगे, ब्रॉडली एकदम डिटेल्ड तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने करेंगे, लिख के भी बताएंगे। तो चलते हैं सीधे भारत के नक्शे की तरफ। सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए चलते हैं। और मेरी नजर आपकी कमेंट्स पे लगातार बनी हुई है ना, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, एक बार फिर से हिमालय पर्वत आपके सामने मौजूद है। हिमालय पर्वत एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने जो चर्चा की थी वो 2 समानांतर श्रेणियों की चर्चा की थी। एक बार जल्दी फटाफट से बताइए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और नक्शा क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। फटाफट से हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से फटाफट से बताइए। ठीक है, सना खान जी बोल रही हैं स्टार्ट सर, जल्दी से फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। और तीसरी श्रेणी की आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहली श्रेणी की हमने चर्चा की थी, वो कौन सी थी? ट्रांस हिमालय। कौन सी श्रेणी थी? ट्रांस हिमालय। दूसरी श्रेणी की हमने चर्चा की, वो कौन सी थी? वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। कौन सी? ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने क्या बताया था इसको कि ये सबसे ऊपरी, सबसे उत्तरी श्रेणी है। सबसे पहले जिस 4 समानांतर श्रेणियों में सबसे पहले जिस श्रेणी का जो बनी थी वो कौन सी थी? ट्रांस हिमालय बनी थी। और दूसरे नंबर पे जिस श्रेणी का निर्माण हुआ वो कौन सी थी? वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। और अब जो तीसरे नंबर पे जिस श्रेणी का निर्माण हुआ, और आप कह सकते हैं कि इस वृहद हिमालय के दक्षिण में ये कौन सा हिमालय है? वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर ये वाला हिमालय कौन सा? ट्रांस हिमालय। और आप कह सकते हैं कि इस वृहद हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी है, जो समानांतर श्रेणी है, उसका नाम क्या है? फटाफट से देखिए, उसका नाम है लघु या मध्य हिमालय। क्या? लघु या मध्य हिमालय इस समानांतर श्रेणी का नाम है।
बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं लघु या मध्य हिमालय, या लघु या मध्य हिमालय। इसको मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है, लघु या मध्य हिमालय, ये वाली श्रेणी। देखिए और देखिए ये वाली श्रेणी काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये वाली जो श्रेणी है ये अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय स्थलों के लिए फेमस है। आपने नाम सुना होगा कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी इत्यादि जो पर्वतीय स्थल है, हिली टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इनके नाम आपने सुन रखे होंगे। और ये सारे के सारे हिली टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो किस श्रेणी का हिस्सा है? लघु या मध्य हिमालय का हिस्सा है। जरा से फटाफट से देखिए, कौन कौन से स्थान मैंने ये भी आपको बताए। मैंने बताया आपको कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे जो पर्वतीय पर्यटन स्थल हैं वो हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं? लघु या मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी के अंतर्गत ये प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल आ रहे हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वृहद हिमालय है और उसके बाद जो लघु हिमालय है इनके बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं। देखिए सबसे पहले समझिए घाटी क्या है। एक पर्वत ये और एक ये, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है जो वी शेप में है, क्या इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र जो वी शेप में है उसको हम बोलते हैं वैली, और हिंदी में उसी को बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी। तो अगर हम बात करें कि एक तरफ कौन सा हिमालय है? वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और दूसरी तरफ कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। तो अगर हम चर्चा करें कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, कौन सी घाटियां स्थित हैं, तो उसका आंसर होगा, क्या होगा? देखिए उसका आंसर होगा, इस जगह पर हम लिखते हैं उसका आंसर है, देखिए सबसे पहले उसको बोलेंगे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। उसके बाद लाहौल स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। ये दोनों की दोनों घाटियां आपके लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच हैं। किन किन के बीच? लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच ये दोनों की दोनों घाटियां स्थित हैं। यानी कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया लघु हिमालय के बारे में? पहली चीज तो ये कि स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है ये, और दूसरी चीज हमने क्या बताई कि इसका निर्माण वृहद हिमालय के पश्चात हुआ। तीसरी चीज हमने क्या बताई कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ घाटियां हैं जिनका नाम हमने बताया कश्मीर घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी और लाहौल स्पीति घाटी। ये घाटियों के नाम हमने फटाफट से आपको बताए, है ना। तो देखिए जरा इनकी स्थिति भी देख लीजिए। इधर आपका वृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, और बीच में जो घाटी मिल रही है, ये वाला क्षेत्र जो मिल रहा है, ये कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी है ये, है ना। इसके बाद थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश साइड में आएंगे तो इन्हीं वृहद और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां मिलेंगी आपको मिलेंगी लाहौल स्पीति घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सी? लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये दोनों घाटियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं ये 3-4 पॉइंट जो मैंने लघु या मध्य हिमालय के बारे में आपको बताए, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अच्छा एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा, उसी चीज को मैं समझाने जा रहा हूं यहां पर। देखिए जो लघु या मध्य हिमालय है, उस लघु या मध्य हिमालय में कुछ अल्पाइन चारागाह भी मिलते हैं। क्या? अल्पाइन चारागाह भी मिलते हैं। देखिए क्या मिलते हैं? अल्पाइन चारागाह, अल्पाइन चारागाह। और इन अल्पाइन चारागाहों को
इन अल्पाइन चारागाहों को कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में इनको किस नाम से जाना जाता है? बुर्याल के नाम से। देखिए कश्मीर में इनको किस नाम से जाना जाता है? मर्ग। और इनके उदाहरण क्या है? आपने नाम सुन रखा होगा, गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या है? गुलमर्ग और सोनमर्ग। यानी कि ये एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, लेकिन ये क्या है? चारागाह है, अल्पाइन चारागाह है, जो कि कहां पर स्थित है? लघु या मध्य हिमालय पर स्थित है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम कश्मीर में आपने सुन रखा होगा। कुमार अमित जी, मैं सुन रहा हूं आपकी। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते भैया, बहुत ऊपर करके नमस्ते आपकी ले रहा हूं मैं आपको। कुमार अमित जी मेरी सारी क्लासेस लेते हैं और आपका हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। आपको बहुत उच्च स्तरीय ज्ञान में उपलब्ध कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। और टेस्ट की बात है तो मैं टेस्ट भी लूंगा आपका, निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द आपका टेस्ट होगा, है ना। पहले इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट की चर्चा करते हैं। तो मैंने जो भी 4 या 5 तथ्य आपको बताए, किसके बारे में? लघु या मध्य हिमालय के बारे में, उन 4 या 5 तथ्यों को यहाँ पर एक एक करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम अग्रसर होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गुड्डी यादव जी बिल्कुल टेस्ट जल्दी लेंगे, फटाफट से लेंगे। पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने अभी अभी आपको बताया लघु या मध्य हिमालय के बारे में। लघु या मध्य हिमालय, तो लघु या मध्य हिमालय देखिए, इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है। सबसे पहले हमने लघु या मध्य हिमालय के बारे में क्या बताया कि इसका निर्माण वृहद हिमालय के पश्चात हुआ। वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय के पश्चात हुआ। दूसरा जो पॉइंट हमने, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा जो बताया, वो क्या बताया कि ये अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय पर्यटक स्थलों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पर्वतीय पर्यटक स्थलों के लिए। पर्वतीय पर्यटक स्थलों के लिए। और पर्वतीय पर्यटक स्थलों के नाम जरा आप बताइए, जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे। कौन से बताए थे? कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग। ये सारे के सारे पर्वतीय पर्यटक स्थल लघु या मध्य हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो चीज हमने इसके संबंध में आपको जानकारी दी, जो तीसरी चीज जो हमने इसके बारे में आपको बताई, वो क्या बताई? फटाफट से बताइए, जल्दी 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 बताइए। तीसरी चीज हमने बताई कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो घाटियां हैं वो कौन सी हैं? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो घाटियां हैं वो कौन कौन सी घाटी पाई जाती हैं? बताइए फटाफट से। वो घाटी हैं कश्मीर घाटी। कौन सी? कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी। और क्या? कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये घाटियां आपको वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मिलती हैं। इसके बाद हमने चौथा पॉइंट क्या बताया? अल्पाइन चारागाह भी यहाँ पर मिलते हैं। अल्पाइन चारागाह, और अल्पाइन चारागाहों को कश्मीर में क्या बोलते हैं? कश्मीर में? जल्दी बताइए फटाफट से। कश्मीर में इनको बोलते हैं मर्ग। और इसके उदाहरण क्या दिए थे मैंने? गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। पूजा शर्मा जी, मैं समझ रहा हूं, अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा पूजा शर्मा जी। तो इसके बाद देखिए, अल्पाइन चारागाह कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं? मर्ग। और मर्ग में कौन कौन से मर्ग? गुलमर्ग और सोनमर्ग। कौन कौन से? गुलमर्ग और सोनमर्ग। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूजा शर्मा जी कमेंट्स मैंने देख लिए आपके।
एक बार मैं आपके कमेंट्स और ले लेता हूं जरा फटाफट से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। सलोनी गुप्ता जी, देखिए सलोनी गुप्ता जी पूछ रही हैं कि आपने ग्रीन प्लेनेट जो बताया है वो बताया, जो सौरमंडल नामक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने आपको ग्रीन प्लेनेट बताया था यूरेनस, अरुण। और सोनाली गुप्ता जी बोल रही हैं कि ये वरुण है। नहीं मैडम, इसका सही उत्तर अरुण ही है। मीथेन गैस की प्रधानता के कारण अरुण हमको हरा दिखाई देता है और उसको हरा ग्रह कहते हैं। ये बिल्कुल कन्फर्म है, कोई इसमें गलती नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम हिमालय पर्वत की चौथी श्रेणी की ओर चल रहे हैं। यानी कौन सी श्रेणी? चौथी समानांतर श्रेणी की ओर हम हिमालय पर्वत की चल रहे हैं। देखिए जरा फटाफट से। मेरे मोबाइल को ले लो, अनुपम भारद्वाज को खोल देना और इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको चर्चा करनी है, अब हमको चर्चा करनी है किस चीज की? चर्चा करनी है चौथी समानांतर श्रेणी की। और चौथी समानांतर श्रेणी इस क्षेत्र में आती है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये चौथी समानांतर श्रेणी का क्षेत्र है। ये वाला देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है वो चौथी समानांतर श्रेणी का क्षेत्र है। ये जो चौथी समानांतर श्रेणी है ये है शिवालिक हिमालय। कौन सी? शिवालिक हिमालय। देखिए सबसे पहला तथ्य जो शिवालिक हिमालय के बारे में है वो क्या है कि शिवालिक हिमालय का निर्माण चारों समानांतर श्रेणियों में सबसे आखिर में हुआ था। क्या है? शिवालिक हिमालय का निर्माण चारों समानांतर श्रेणियों में से सबसे आखिर में हुआ है। चारों समानांतर श्रेणियों का निर्माण। दूसरी बात, ये हम कह सकते हैं सबसे आखिर में हुआ है, यानी कि ये सबसे नई श्रेणी है, सबसे नवीन श्रेणी है। कौन सी? शिवालिक हिमालय। इसके बाद अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये सबसे दक्षिणी श्रेणी भी है। सबसे नवीन श्रेणी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रेणी भी है। क्या? सबसे दक्षिणी श्रेणी भी है, यानी कि सबसे दक्षिणी सबसे नवीन श्रेणी यही है। और सबसे आखिर में चारों समानांतर श्रेणियों में सबसे आखिर में जिस समानांतर श्रेणी का निर्माण हुआ वो शिवालिक हिमालय ही है। और शिवालिक हिमालय के बाद आप देख रहे होंगे ये हरा हरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा ग्रीन क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। और ये जितना भी हरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा के पूरा हरा क्षेत्र आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है? मैदानी इलाके के रूप में दिखाई दे रहा है। किस रूप में दिखाई दे रहा है? मैदानी इलाके के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ये हरा हरा क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और शिवालिक हिमालय से संबंधित कुछ तथ्यों की चर्चा करते हैं। यहां पर हमने बताया था कौन सा? लघु या मध्य हिमालय। और इसके बाद सबसे आखिर में हमने आपको बताया शिवालिक हिमालय। और जाहिर सी बात है कि लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच भी कुछ घाटियां मिलती होंगी। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और ये वाला हिमालय कौन सा? शिवालिक हिमालय। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कुछ क्या है? घाटियां हैं। क्या है? घाटियां हैं। और ये जो घाटियां हैं, ये जो घाटियां हैं इनको दून या द्वार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? दून या द्वार के रूप में जाना जाता है। जैसे देहरादून, जैसे देहरादून और जैसे हरिद्वार। जैसे देहरादून और हरिद्वार, इन चीजों को
घाटियों को दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, देहरादून, हरिद्वार। आपको उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। यानी कि शिवालिक हिमालय के बारे में बताया कि सबसे दक्षिणी, सबसे नवीन श्रेणी। इसके बाद हमने बताया कि आपको बताया कि क्या कि लघु और मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कुछ घाटियां हैं जिनको पश्चिम में दून या द्वार के नाम से जानते हैं, और उन दून या द्वार के मैंने उदाहरण भी आपको समझाए, हरिद्वार, देहरादून। चलिए इनको लिख लेते हैं फटाफट से एक बार। देखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। कुछ लोग अनावश्यक कमेंट करके क्लास को बीच में ही बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं उन सभी लोगों को जानता हूं, सभी लोगों को समझता हूं। कृपया करके अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो क्लास को बाधित करने का प्रयास कतई न करें। चलिए, और अनावश्यक कमेंट्स पर आप भी ध्यान न दें, सीधे सीधे पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूं आपको पढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार से आपको सिलेक्शन से रुकने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। तो चलिए शिवालिक हिमालय के बारे में क्या बताया, सबसे दक्षिणी श्रेणी, सबसे दक्षिणी श्रेणी। फिर हमने क्या बताया, सबसे नवीन श्रेणी, सबसे नवीन श्रेणी। फिर तीसरी चीज हमने आपको क्या बताई, सबसे दक्षिणी श्रेणी, सबसे नवीन श्रेणी, और इसके बाद हमने क्या बताया, इसके बाद क्या है, मैदानी इलाका शुरू होता है। क्या शुरू होता है, मैदानी इलाका शुरू होता है, मैदानी इलाका शुरू होता है इसके पश्चात। और उसके बाद अगर हम चर्चा करें, मैदानी इलाका शुरू होता है, और हमने इसके बाद क्या बताया था कि जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है, इनके बीच क्या मिलती हैं, घाटियां। क्या मिलती हैं, घाटी। और ये जो घाटी हैं, ये जो घाटी हैं, इनको क्या बोला जाता है, दून या द्वार, दून या द्वार। जैसे देहरादून और जैसे हरिद्वार, जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार, ये आपकी क्या है, घाटियां हैं जिनको पश्चिम में दून या द्वार के रूप में जाना जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये चारों श्रेणियां, चारों समानांतर श्रेणियां हिमालय पर्वत की 4 समानांतर श्रेणियां। किसकी, हिमालय पर्वत की 4 समानांतर श्रेणियां। इसके बाद हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा फटाफट से देख लेते हैं क्या, दूसरे प्राकृतिक विभाग को। और भारत का जो दूसरा प्राकृतिक विभाग है, जो दूसरा भौतिक विभाजन से संबंधित दूसरा प्राकृतिक विभाग है, वो है उत्तर का विशाल मैदान। जरा एक बार नक्शे पर देखेंगे, और उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित जितने भी तथ्य हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे तथ्य, सारे के सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके समझाऊंगा, एक एक करके उनको लिखाऊंगा भी। चलते हैं फटाफट से, जरा देख लीजिए। देखिए, ये आपके भारत का नक्शा, और यहां पर आपने लाल लाल कलर से जो क्षेत्र देखा है, वो पूरा के पूरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र था, जिस पर अभी अभी हमने चर्चा की। और उसके बाद ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये वाला देखिए, ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा के पूरा क्षेत्र आप हरा हरा कलर से देख रहे होंगे, और ये पूरा के पूरा क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोला जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोला जाता है इसको, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोला जाता है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये उत्तर का विशाल मैदान, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है।
क्या ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग, और वो प्राकृतिक विभाग कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। अब इसकी चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान निर्मित कैसे हुआ, आखिरकार इसकी बनावट कैसे हुई, इस चीज की चर्चा करते हैं। उसके बाद हम समझाएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बीच में पाए जाने वाला जल विभाजक कौन सा है ना। सारी चीजों के एक एक करके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने करेंगे। सबसे पहले समझिए ये बना कैसे, और ये समझाने के लिए जरा हम सीधे इस ओर चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि एक तरफ कल चर्चा हुई थी हिमालय पर्वत के निर्माण की, तो हमने बताया था ऊपर की तरफ कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और नीचे की तरफ कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दो प्लेटें, और बीच में हमने आपको बताया था एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या बोलते हैं उसे? टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति, है ना, जियोसिंक्लाइन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ी, और जब यह प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ी तो टेथिस भूसन्नति लगातार सक्रिय होती चली गई। क्या होती चली गई? सक्रिय, नैरो होती चली गई, इतना बड़ा फिर इतना बड़ा, यानी कि टेथिस भूसन्नति जो है वो लगातार सक्रिय होती चली गई। और इस टेथिस भूसन्नति में, टेथिस जियोसिंक्लाइन में जब अवसाद सेडिमेंट्स का निक्षेपण हुआ तो एक मैदानी इलाके का निर्माण हो गया, और उस मैदानी इलाके का नाम क्या है? फटाफट से बताइए। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, जरा एक बार फिर फटाफट से बता दीजिए। उत्तर के विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ टेथिस भूसन्नति, टेथिस जियोसिंक्लाइन के लगातार सक्रिय होने और उस पर अवसादों के लगातार निक्षेपित होने के कारण ही किसका निर्माण हुआ? उत्तर के विशाल मैदान का। और भारत के सभी प्राकृतिक विभागों में सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग, सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग कौन सा है? फटाफट से बताइए। भारत के सभी प्राकृतिक विभागों में सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है आपका उत्तर का विशाल मैदान। कैसे उत्पत्ति हुई? सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग कौन सा, ये तो आप समझ गए। अब हम चर्चा करते हैं जरा इसके बीचों बीच पड़ने वाले जल विभाजक की। देखिए, इस उत्तर के विशाल मैदान में, यहां इस क्षेत्र में, क्या इस क्षेत्र में अंबाला के आसपास, किस क्षेत्र में? अंबाला के आसपास, अंबाला कटक कह लीजिए, या एक उच्च भूमि देखने को मिलती है। और ये अंबाला के आसपास की जो उच्च भूमि है ये जल विभाजक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का, क्योंकि इससे पूर्व वाली नदियां सभी पूर्व की ओर बहती हैं और इससे पश्चिम वाली नदियां सभी पश्चिम की ओर बहती हैं, इसीलिए इसको जल विभाजक का संज्ञा दी गई है अंबाला कटक को या अंबाला के आसपास की भूमि को। आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तीन चीज मैंने आपको बताई उत्तर के विशाल मैदान के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं कि उत्तर का विशाल मैदान की संरचना कैसी है, वो कैसा दिखता है, भावर क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, तराई क्या है। जरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें, सारी की सारी चीजें मैं एकदम बेसिक लेवल से करा रहा हूं आपको मैं, है ना, कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपसे। प्रियंका यादव जी, कोई टेंशन नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां से आपने शुरुआत की वहीं से बढ़िया है। आज आप शुरू कर रही तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चीज निकल गई तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही आपको लेकर चल रहा हूं और आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल भी कोई चीज मैं कराऊंगा तो उसको भी जीरो लेवल से ही उठाऊंगा। ये सारी चीज अगर कहीं कोई पॉइंट रहेगा तो उसको दोबारा से शुरू से समझाने का प्रयास करूंगा मैं, है ना। चलते हैं तो जरा देखिए फटाफट से कि भावर, बांगर, खादर और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। आखिरकार बांगर क्षेत्र क्या, भावर क्षेत्र क्या, खादर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। जरा एक बार देखिए फटाफट से।
देखिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है, पर्वत है, माउंटेन है ये। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो माउंटेन होता है वो उसका उत्तरी क्षेत्र, उसका ऊपरी क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ये देखिए इसका उत्तरी क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। और जब ये बर्फ पिघलेगी, जब ये बर्फ पिघलेगी तो नदी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, नदी का निर्माण होगा। और ये जो नदी है ये पर्वत के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर अपने साथ लेकर आएगी। ये पर्वत के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर अपने साथ लेकर आएगी। देखिए इसने पर्वत के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही ये नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करेगी, अपने साथ लाए गए जो पर्वत के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको मैदानी इलाके के प्रारंभ में ही यहां पर जमा कर देगी, यहां पर जमा कर देगी। देखिए जमा कर दिए इसने। और इसके बाद इस क्षेत्र में नदी आपको दिख ही नहीं रही होगी, केवल और केवल नदी के द्वारा पर्वत को काट कर लाए गए बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े यहां दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ये नदी आपको पुनः दिखाई देने लग जाएगी और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होगा, क्योंकि इधर से चारों तरफ से पानी आकर इस क्षेत्र में प्रकट हो रहा है, इसलिए एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा इस क्षेत्र में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये नदी सामान्य रूप ले लेगी, अपना आगे बढ़ेगी और पर्वत के बड़े बड़े टुकड़े इसने यहां जमा कर दिए, लेकिन पर्वत के अपेक्षाकृत जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अभी भी नदी के साथ हैं। ये रहे देखिए, और ये छोटे छोटे टुकड़े जो पर्वत के हैं वो भी आपस में टकरा टकरा कर उसको बोलते हैं सन्निघर्षण, टकरा टकरा कर और महीन होते चले जा रहे हैं। क्या होते चले जा रहे हैं, और महीन होते चले जा रहे हैं। और महीन होने के क्या हो रहे हैं, और भी महीन, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये टुकड़े रेत बजरी और बालू के कणों में तब्दील हो जाएंगे। किसके में, रेत के में, बजरी के में, बालू के में, इन कणों में ये तब्दील हो जाएंगे। कौन कौन से, ये जो पर्वत को लाए गए टुकड़े थे वो आपस में टकरा टकरा कर रेत बजरी बालू के कणों में तब्दील हो गए। अब जब भी इस नदी में बाढ़ आएगी, क्या आएगी, बाढ़ आएगी, पानी का लेवल ऊंचा होगा तो क्या होगा, इस नदी का पानी यहां तक फैलेगा। जब बाढ़ खत्म हो जाएगी यानी कि पानी का लेवल सामान्य होगा, तो मान लीजिए पानी तो यहीं पे पहुंच गया, लगातार जहां पर पहले नदी थी वहीं पे पानी पहुंच गया, लेकिन ये अपने साथ जो रेत बजरी बालू के कण लेकर गई थी, ये रेत बजरी और बालू के कण, यहीं पर निक्षेपित हो जाएंगे, इनको कहते हैं क्या, अवसाद। इनको क्या बोलते हैं, अवसाद। क्या है, अवसाद। हजारों सालों तक या एक लंबे समय तक ये नदी बहती रहेगी, लेकिन बाई चांस मान लीजिए इस नदी के मार्ग में कोई रुकावट आ गई। क्या आ गई, इस नदी के मार्ग में रुकावट आ गई। इस नदी के मार्ग में क्या आई, रुकावट। और रुकावट के कारण इस नदी ने क्या किया, अपना मार्ग चेंज कर लिया, अपना रास्ता चेंज कर लिया। देखिए नदी के मार्ग में क्या आई, रुकावट, और रुकावट के कारण नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। वर्तमान समय में जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो ये अपने अवसादों का निक्षेपण इस जगह पर करेगी, इस जगह पर नहीं करेगी। यानी कि ये अब कह सकते हैं कि पुराने जलोढ़ हो चुके हैं, पुराने अवसाद हो चुके हैं, और नए जलोढ़ कौन से हैं, ये जो इस समय नदी प्रतिवर्ष अवसादों का जमाव कर रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो समझ लीजिए सब कुछ समझ लिया। जो पर्वत के बड़े बड़े टुकड़े मैदानी इलाके की स्टार्टिंग में ही नदी ने जमा किए वो क्षेत्र भावर कहलाता है। भावर के बाद जो दलदली क्षेत्र का निर्माण किया था नदी ने, किसका, दलदल का,
ये दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो पुराने अवसाद थे, जो बहुत पहले नदी ने पुराने जलोढ़ जमा किए थे, उनको हम क्या कहते हैं बताइए फटाफट से? उनको हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं उनको? बांगर कहते हैं। और जो नए जलोढ़ इस नदी ने जमा किए उनको हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं उनको? खादर बोला जाता है। पुराने जलोढ़ बांगर और नए जलोढ़ खादर। और कुछ इसी प्रकार के पुराने और नए जलोढ़ों के प्रकार से ही इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि बांगर कहां है, खादर कहां है, भावर कहां है और तराई क्षेत्र उत्तर के विशाल मैदान में कहां है। जरा देखिए फटाफट से नक्शे पर। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आपका, कोई कॉन्सेप्ट आपका रहेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको उड़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको उड़ा नहीं रहा हूं और ना मैं बहुत ज्यादा चीज आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ज्यादा भी चीजें नहीं दे रहा हूं मैं आपको केवल वही चीज दे रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं जानता हूं कि आपको संस्कृत पढ़ना है, मैं जानता हूं आपको इंग्लिश पढ़नी है, मैं जानता हूं आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, और मैं ये भी जानता हूं कि इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। इसीलिए जो चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं चीजों को आपको दूंगा, अनावश्यक चीजों को आपको नहीं दूंगा। मैं विद्वान दिखाना नहीं चाहता हूं कि मैं विद्वान हूं, मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन करवा के रहूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखिए, अभी अभी हमने चर्चा की थी, ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र मिलता है? जो बड़े बड़े टुकड़े थे किसके? पर्वतों को काटकर लाए गए, वो मिलते हैं और उनको क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावर क्षेत्र। भावर के जस्ट दक्षिण में आपको दलदली भूमि दिखाई देती है और उस दलदली भूमि को हम क्या बोलते हैं? तराई, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्या बोलते हैं उसको? तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं फटाफट से बताइए? तराई क्षेत्र बोलते हैं उसको। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पुराने जलोढ़ों से निर्मित क्षेत्र है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र देखिए, इसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। यहाँ एक सरस्वती नदी बहा करती थी और सरस्वती नदी ने यहाँ अपने अवसादों का जमाव किया था, लेकिन सरस्वती नदी आज गायब हो चुकी है और उनकी एक धारा घग्गर के रूप में राजस्थान में मौजूद है। इसके बाद ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला, ये सारा के सारा हरा हरा क्षेत्र खादर है। यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियां आज भी, देखिए इस खादर क्षेत्र है, यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियां आज भी प्रतिवर्ष अपने उपजाऊ जलोढ़ों को निक्षेपित करती हैं। क्या करती हैं? अपने उपजाऊ जलोढ़ों को लगातार निक्षेपित करती हैं और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खादर। तो इस प्रकार आपको पता चल गया, क्या पता चला आपको? कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसमें बांगर कहाँ है, उसमें खादर कहाँ है, उसमें तराई कहाँ है और उसमें भावर कहाँ है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आपके किसी भी प्रकार से आपसे छूटी नहीं होंगी, ये मुझे निश्चित तौर पर पता है। तो मैंने इस उत्तर के विशाल मैदान के बारे में आपको क्या क्या चीज बताई? मैंने आपको बताई कि जो टैथिस भूसन्नति थी उसके सक्रिय होने और उसमें अवसादों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। अंबाला के आसपास की भूमि मैदानी इलाके में जल विभाजक का कार्य करती है। और इसके बाद हमने बताया कि जो उत्तर का विशाल मैदान है वो भावर, बांगर, खादर और तराई के रूपों में विस्तृत है। भावर, बांगर, खादर और तराई के रूपों में फैला हुआ है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एकदम से क्लियर हो गई होंगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, इनको लिख लेते हैं जरा। इनको आप लिख लेते हैं जरा, देखिए एक बार। तो टैथिस, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान
उत्तर का विशाल मैदान है ना। इसके बारे में सबसे पहले हमने क्या बताया कि टैथिस भूसन्नति के लगातार संकरे होने व अवसादों के जमाव के फलस्वरूप अवसादों के जमाव के फलस्वरूप उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको समझाई वो क्या समझाई कि ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज इस संबंध में मैंने जो आपको समझाई वो क्या है, देखिए फटाफट से इसको देखने का प्रयास करें। देखिए तीसरी चीज जो मैंने आपको समझाई है वो तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने, अंबाला कटक या कह लीजिए अंबाला के आसपास की भूमि, अंबाला कटक जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का, वाटर डिवाइडर का कार्य करता है। और नेक्स्ट चीज क्या बताई कि उत्तर का विशाल मैदान भाबर, बांगर, खादर और तराई के रूप में मौजूद है। भाबर, बांगर, खादर और तराई के रूप में मौजूद है। ये सारे के सारे तथ्य आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्लियरली आपकी समझ में आए होंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। चलते हैं, हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो भारत का तीसरा प्राकृतिक विभाग है, वो तीसरा प्राकृतिक विभाग कौन सा है बताइए फटाफट से। वो तीसरा प्राकृतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटो। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं जरा एक बार कमेंट आपके देख लेता हूं, जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए मजा आया कि नहीं आया। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। मोहित जी कह रहे हैं जी सर, मुस्कान जी कह रही हैं जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग जो कीमती समय मुझे दे रहे हैं, इस कीमती समय की कीमत मैं समझता हूं, आपके कीमती समय को जाया नहीं होने दूंगा। देखिए सबसे पहले अब आज की ट्रिक की ओर चलते हैं। आपके ये सारे के सारे कमेंट्स, आपके सारे का सारा उत्साह जो है मुझे एक बार फिर से उत्साहवर्धित करता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, बहुत मेहनत करूं, और जिससे कि आपको लगातार ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। और मैं आपसे एक चीज़ और कह दूं, देखिए मैं आपसे एक चीज और कह दूं कि आप किसी भी कीमत पर अपनी तैयारी को छोड़िएगा मत। आप अपनी तैयारी को किसी भी कीमत पर छोड़िएगा मत। एग्जाम की डेट से लेकर आपका कोई रिलेशन नहीं है। आप धीरे धीरे कछुए की तरह तैयारी करते रहिए और निश्चित समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। समझ में आया। अपने हौसले बुलंद कर, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे करीब है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे करीब है, और तू आगे बढ़ता चला जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। क्या है? ये मंजिल ही तेरा नसीब है, और वो मंजिल बहुत करीब भी है। अब आपको देखना है कि वो मंजिल को गले लगाना है कि नहीं, कि अपनी तैयारी रोक के एग्जाम की डेट के चक्कर में सो जाओगे, ये आपके ऊपर है। एक कछुआ और एक खरगोश, दोनों की कहानी आपने सुनी होगी।
कछुआ धीरे 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 चलता रहा। खरगोश को घमंड हो गया कि मेरी तो स्पीड बहुत है, मैं जरा सो लेता हूं, फिर एकदम से भागूंगा, कछुए को तो पीछे छोड़ दूंगा। और वो कछुआ निरंतर चलता रहा। खरगोश को बीच में नींद आ गई, खरगोश वहीं सो गया और कछुए ने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। तो भैया आपको कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना। मैं आपको कछुआ ही बनाना चाहता हूं, खरगोश बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको जीतता हुआ देखना चाहता हूं, आपको विजेता बनता हुआ देखना चाहता हूं। और उसके लिए जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है उतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। जरा चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। आज की ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक आपको देते हैं। देखिए ट्रिक, हमने आपको बताया था कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। जो पड़ोसी देश नक्शे में हमने संडे वाली क्लास में सारी चीज बताई थी आपको। इसमें हमने आपको बताया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, ये सारे के सारे पड़ोसी देश हैं। और इन पड़ोसी देशों को याद करने की ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, ये आपकी ट्रिक। बी फॉर बांग्लादेश, च फॉर चीन, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। ये 7 वो देश हैं जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। जरा जल्दी से फटाफट से इन 7 देशों के नाम लिखिए, और 7 देशों के नाम लिखने के पश्चात स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जल्दी करिए फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नाम भी लिख लिए होंगे। चलते हैं, अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आज की पर्यावरण सेक्शन की ओर चलते हैं। पर्यावरण सेक्शन में हमें थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ानी है ना। टेबल्स मिसलेनियस पर डे आपको कराते हैं कि नहीं कराते? तो हम मिसलेनियस का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ट्रिक भी दे दी। जो कॉन्सेप्ट थे, 2 कॉन्सेप्ट भी हमने विकसित कर दिए, आपको समझा दिया बहुत अच्छी डिटेल्ड तरीके से। और अब पर्यावरण की ओर चलते हैं। देखिए पर्यावरण में हम आपको करा रहे थे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों पर चर्चा कर रहे थे हम, है ना। पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों पर देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों पर चर्चा करेंगे हम। जैसा हमने कुछ आंदोलनों पर चर्चा की भी है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन चर्चा हो चुकी। इसके बाद हमने आपको बताया था एपिको आंदोलन, इस पर भी चर्चा हो चुकी है ना, चर्चा हो चुकी। तीसरा जो आंदोलन था वो बताया था हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन, और नर्मदा बचाओ आंदोलन पर भी चर्चा हो चुकी। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर भी चर्चा हो चुकी। इसके बाद जो चौथा आंदोलन, 4th मूवमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित है और इंपॉर्टेंट भी है, उसका नाम है मैत्री आंदोलन, मैत्री आंदोलन। और आज की क्लास में हम 2 आंदोलनों पर चर्चा करने वाले हैं। एक है शांत घाटी, शांत घाटी, शांत घाटी परियोजना आंदोलन, परियोजना आंदोलन। इन 2 आंदोलनों के साथ ही आपका जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। इन दोनों की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे?
बोलिए फटाफट से, मैत्री आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं। कौन से आंदोलन की? मैत्री आंदोलन की। देखिए जो मैत्री आंदोलन है, मैत्री आंदोलन जो है वो 1995 में 1995 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 1995 में। कहां से स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड में चलाइए। इसके प्रमुख नेता थे कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत। और कल्याण सिंह रावत जी ने जो ये आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि उत्तराखंड के जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उनको पेड़ लगाकर हरा भरा किया जाए। उनको पेड़ लगाकर हरा भरा करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। क्या? पहाड़ों को पेड़ लगाकर हरा भरा करना, हरा भरा करना इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। देखिए मैंने बताया मैत्री आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1995 में। कहां स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड में। इसके मुख्य नेता कल्याण सिंह रावत। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों को पेड़ लगाकर हरा भरा करना। ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन 1973 है ना, एपिको आंदोलन 1983, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 और मैत्री आंदोलन 1995। जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आखिरी आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं। और आखिरी आंदोलन कौन सा है? जल्दी देखिए एक बार फिर से। आखिरी आंदोलन अभी अभी आपने बताया था, शांत घाटी, शांत घाटी परियोजना आंदोलन। शांत घाटी परियोजना आंदोलन। और शांत घाटी परियोजना आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1978 में। कब शुरू हुआ? 1978 में शुरू हुआ। इसके बाद ये कहां पर स्टार्ट हुआ था? केरल में। इसकी मुख्य नेता कौन थी? सुगंधा कुमारी जी। सुगंधा कुमारी जी। और ये किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ था? शांत घाटी में चलने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में। जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में। जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में। देखिए शांत घाटी परियोजना आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1978 में। कहां से स्टार्ट हुआ? केरल से। इसकी मुख्य नेता सुगंधा कुमारी जी। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? किस क्या मुख्य उद्देश्य था? जो जल विद्युत परियोजनाएं शांत घाटी में आने वाली थी, है ना। शांत घाटी आप जानते हैं भारत में जैव विविधता के लिए फेमस घाटी। कहां पर पड़ती है? केरल में पड़ती है। और इसमें जो जल विद्युत परियोजनाएं थी जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की उम्मीद थी, उन परियोजनाओं के विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया। इस प्रकार मैंने आपको जितने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन थे कंप्लीट करा दिए हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। ट्रिक विधि, बेहतर कॉन्सेप्ट भी दिए। और इसी प्रकार की बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए बने रहिए प्रतिदिन 3 बजे ईवीएस की क्लास। और तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।